हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी में लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर्स। लेसन 3 है आप भले तो जग भला। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कुछ करने को। प्रश्न है, पाठ में अनेक महापुरुषों जैसे कि अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईसा मसीह, सुकरात आदि द्वारा कही गई बातों का उपयोग दृष्टांतों के रूप में किया गया है। अन्य महापुरुषों ने भी विभिन्न विषयों पर इस तरह की बातें कही हैं। उनका संकलन कीजिए और उन्हें कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर कक्षा की दीवारों पर चिपकाइए। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। नीचे कुछ प्रसिद्ध महापुरुषों के प्रेरणादायक कथन दिए गए हैं जिन्हें आप बड़े अक्षरों में लिखकर अपनी कक्षा की दीवारों पर सजा सकते हैं। ये कथन अलग अलग विषयों जैसे कि सच्चाई, मेहनत, अहिंसा, सेवा, आत्मनिर्भरता आदि पर आधारित हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रेरणादायक उदाहरण है महापुरुषों के विचार, यानी कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। सादा जीवन उच्च विचार, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा है। केवल वही जीवित है जो दूसरों के लिए जीता है, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लिखा गया है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं, गैलीलियो गैलीली ने इसे लिखा है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दया धर्म का मूल है, गुरु नानक देव जी ने कहा है। इन वाक्यों को आप रंगीन कागजों पर बड़े और सुंदर अक्षरों में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 2 है। इस पाठ का शीर्षक आप भले तो जग भला है। यह एक लोकोक्ति है। इस तरह की अनेक लोकोक्तियों का प्रयोग दैनिक बोलचाल में किया जाता है, जैसे कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा, गरीबी में आटा गीला। इस तरह की अनेक लोकोक्तियाँ दैनिक बोलचाल में प्रचलित हैं। किन्हीं 5 लोकोक्तियों का संकलन कीजिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा। इस लोकोक्ति का भाव अर्थ है, जो व्यक्ति स्वयं किसी काम में अयोग्य या असफल होता है वह अपनी कमी स्वीकार करने की बजाय दूसरों या फिर परिस्थितियों को दोष देता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसका भावार्थ होगा, जब किसी बड़े कार्य या आवश्यकता की तुलना में बहुत ही कम मात्रा या सहायता दी जाती है तो वह पर्याप्त नहीं होती। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। तो इसका भावार्थ है, जैसा कर्म किया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा, बुरे कामों से अच्छे परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है 100 सुनार की एक लुहार की। भावार्थ है, छोटे छोटे वार यानी कि प्रयास कम असर डालते हैं, जबकि एक सटीक और जोरदार प्रयास निर्णायक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे को तैसा। भावार्थ होगा, जिस प्रकार का व्यवहार कोई हमारे साथ करता है वैसा ही हम उसके साथ करते हैं। यह कहावत न्याय या प्रतिक्रिया को दर्शाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है विचार और कल्पना। हम महापुरुषों की वाणी से और अपने से श्रेष्ठ जनों के व्यवहार से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। वे लोग जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। ऐसे लोग हमें शीघ्र प्रभावित कर लेते हैं। आपके परिवार तथा विद्यालय के जिस व्यक्ति ने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया हो उसके गुणों व्यवहार के विषय में संक्षेप में अपने विचार लिखिए। तो आप उस व्यक्ति के बारे में लिखेंगे जिसके गुणों ने, जिसके व्यवहार ने आपको प्रभावित किया है। अब यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मेरे विद्यालय के अध्यापक श्री शर्मा जी ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया है। वे बहुत नम्र, ईमानदार और अनुशासित व्यक्ति हैं। वे हमेशा समय पर कक्षा में आते हैं और बड़े धैर्य और स्नेह के साथ पढ़ाते हैं। उनका व्यवहार सभी विद्यार्थियों के प्रति समान होता है। वे हमें न केवल पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं बल्कि जीवन के अच्छे मूल्य जैसे कि सत्य बोलना, मेहनत करना और दूसरों की मदद करना भी सिखाते हैं। वे जैसा कहते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए, जैसे कि कर्तव्यनिष्ठ, सज्जन और अनुकरणीय। उनका जीवन ही हम सबके लिए एक सीख है। अब यहाँ पर आप
किसी भी परिवार के सदस्य के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मेरे पिता बहुत ही मेहनती, ईमानदार और अनुशासित व्यक्ति हैं। वे हर काम समय पर करते हैं और हमें सच्चाई व मेहनत से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। उनका व्यवहार सरल और मददगार है। मैं भी उनके जैसा जिम्मेदार और अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, पाठ में लेखक द्वारा अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कई दृष्टांत यानी कि उदाहरण दिए गए हैं। इनमें से आपको कौन सा उदाहरण सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो जो भी उदाहरण आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है उसके बारे में लिखेंगे और कारण भी बताएंगे कि क्यों आपको वह उदाहरण सबसे अधिक अच्छा लगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे पाठ में महात्मा गांधी जी का उदाहरण सबसे अच्छा लगा। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य, अहिंसा और सादगी का पालन किया। वे जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। उनके आचरण ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि यदि हम खुद अच्छे बने तो समाज भी अच्छा बन सकता है। इसीलिए उनका उदाहरण मुझे सबसे प्रेरणादायक लगा। अब यहाँ पर है पार्ट से क्वेश्चन है, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, जब अब्राहम लिंकन से पूछा गया कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं जब किसी आदमी से मिलता हूँ तो यह सोचता हूँ कि उसमें क्या अच्छा है। यह दर्शाता है कि वे लोगों की अच्छाइयों को पहचानते थे और यही सकारात्मक दृष्टिकोण उनकी सफलता का कारण था। अब यहाँ पर प्रश्न है, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा? तो इसका आंसर होगा, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला इसलिए कहा क्योंकि वे वहाँ सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवा और आत्मनिर्भरता जैसे सिद्धांतों को अपने जीवन में प्रयोग करके जीते थे। वे केवल बातें नहीं करते थे बल्कि उन्हें आचरण में लाते थे। अब यहाँ प्रश्न है, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है, यानी कि क्या अर्थ है, तो आपको बताना है। तो आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे, इस शीर्षक का आशय है कि यदि हम स्वयं अच्छे, ईमानदार और सकारात्मक बन जाएं तो दुनिया भी हमें वैसी ही अच्छी दिखाई देगी। दुनिया को बदलने के लिए पहले हमें खुद को सुधारना होगा। अब यहाँ प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियाँ हैं, दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। तो इसका भावार्थ होगा, दुनिया जैसी हमें दिखती है वह हमारे अपने स्वभाव और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हम अच्छे हैं तो हमें दुनिया भी अच्छी दिखेगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। तो इसका भावार्थ होगा, यदि हम सकारात्मक और प्रसन्नचित्त रहेंगे तो लोग हमारे प्रति आकर्षित होंगे और सहयोग करेंगे। हमारी मुस्कान दूसरों को भी प्रेरित करती है। अब यह प्रश्न है, शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। तो इसका भावार्थ होगा, मिठास और प्रेम से लोगों को आसानी से जीता जा सकता है जबकि क्रोध और कठोरता से कोई पास नहीं आता। अब यह प्रश्न है, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के सहतीर को नहीं देखते। तो इसका भावार्थ होगा, लोग अक्सर दूसरों की छोटी छोटी गलतियां निकालते हैं पर अपनी बड़ी बड़ी गलतियों को नहीं देखते। यह दोहरे मापदंड यानी कि हिपोक्रेसी की ओर इशारा करता है। अब यह प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पर प्रश्न है, लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे जब आप क्या करेंगे? हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखेंगे या फिर लोगों को अपना शत्रु समझेंगे या लोगों की ओर गुस्से से दौड़ेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लोगों के दोष न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे? ऑप्शन है आलोचना के कारण, कठोरता, अनुशासन या फिर आलस्य। तो सही इसका उत्तर है अनुशासन के कारण, यानी कि गे जो है ऑप्शन इसका सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भाषा की बात। प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में
प्रयोग कीजिए, जैसे कि टूट पड़ना, दुम हिलाना, दिल दुखाना, नुक्ताचीनी करना, आग बबूला होना, चुटकी लेना, दिमाग चढ़ना। तो यहाँ पर पहला है टूट पड़ना। तो इसका अर्थ होता है झपट कर किसी चीज़ पर हमला करना या तेजी से लपकना। तो इसका वाक्य में प्रयोग इस तरीके से करेंगे, जैसे ही मिठाई आई बच्चे उस पर टूट पड़े। अब यहाँ पर अगला मुहावरा है दुम हिलाना। तो इसका अर्थ होगा चापलूसी करना या फिर खुशामद करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, वह अपने अधिकारी की हर बात में दुम हिलाता है ताकि तरक्की पा सके, यानी कि उन्नति पा सके। अब यहाँ पर नेक्स्ट है दिल दुखाना। अर्थ होगा किसी को भावनात्मक रूप से आहत करना, जिसका वाक्य प्रयोग करेंगे, तुम्हारी बातों से मेरा बहुत दिल दुखा। अगला मुहावरा है नुक्ताचीनी करना। तो इसका अर्थ होता है हर छोटी छोटी बात में दोष निकालना। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, वह हमेशा दूसरों की बातों में नुक्ताचीनी करता रहता है। नेक्स्ट है आग बबूला होना, जिसका अर्थ होगा बहुत अधिक गुस्सा हो जाना, जिसका वाक्य प्रयोग होगा, मेरी गलती सुनकर पापा आग बबूला हो गए। नेक्स्ट है चुटकी लेना, जिसका अर्थ होता है मजाक करना या फिर हल्का फुल्का ताना मारना, जिसका वाक्य प्रयोग होगा, वह हर बार मेरी नई ड्रेस पर चुटकी लेता है। नेक्स्ट है दिमाग चढ़ना, जिसका अर्थ होता है घमंडी या अकड़ वाला हो जाना। वाक्य प्रयोग होगा, इनाम मिलने के बाद वह तो जैसे दिमाग चढ़ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आप तो बड़े समझदार हैं। ये क्या है? साधारण वाक्य। शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए भेजा है। ये क्या है? ये है मिश्र वाक्य। अब यहाँ पर आगे है वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। ऊपर 3 तरह के वाक्य दिए गए हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। पाठ में आए हुए इन तीनों प्रकार के कम से कम 2-2 वाक्यों को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे साधारण वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंस। जिन वाक्यों में केवल एक ही स्वतंत्र उपवाक्य होता है उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं, जैसे कि यह बात मुझे अच्छी लगी, आप तो बड़े समझदार हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मिश्र वाक्य, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य और एक या फिर एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। उदाहरण है, शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए भेजा है। गांधी जी कहते थे कि संसार में आप जो परिवर्तन देखना चाहते हैं पहले वह स्वयं बनिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य, यानी कि कंपाउंड सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं जो संयोजकों से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे कि वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। इस वाक्य में अशिष्टता शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ता, पन, पा, हट, वट, त्व, आस प्रत्यय जुड़े रहते हैं। पाठ में आए हुए अन्य भाववाचक संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन से शब्द होते हैं? तो भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी गुण, दशा, अवस्था, भाव या धर्म को प्रकट करते हैं, न कि किसी वस्तु या व्यक्ति को। इनमें अक्सर ता, पन, त्व, ई, आस, हट, वट आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पाठ में से छांटे गए भाववाचक संज्ञा शब्द। तो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं अशिष्टता, अशिष्ट धन ता, सफलता, सफल धन ता, सरलता, सरल धन ता, सच्चाई, सच्चा धन ई, सच्चाई, ईमानदारी, ईमानदार धन ई, दयालुता, दयालु धन ता, कठोरता, कठोर धन ता, क्रोध, भाव या मन की स्थिति, प्रसन्नता, प्रसन्न धन ता, विनम्रता, विनम्र धन ता, अहिंसा, हिंसा का अभाव एक भाववाचक संज्ञा, सेवा,
भाव को दर्शाने वाला शब्द। सादगी, सादा धनगी भाव दर्शाता है। और नम्रता, नम्र धनता। अब यहाँ देखेंगे, इसे भी आप देखेंगे, भाषा शब्द, जो भाषा शब्द है संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना और कहना। तो ये था आपका लेसन 3 आप भले तो जग भला के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.